नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम कंप्लीट कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स से चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल की इस कड़ी में आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसके अनुसार हमें यहाँ पर एक रेडियो दिया गया है और उस रेडियो की जो सिग्नल प्राप्त करने की जो बैंड दे रखी है कि इस फ्रीक्वेंसी में उसके सिग्नल हमें प्राप्त होंगे। तो वहां पर कम से कम जो रेडियो तरंगे हमें प्राप्त होती हैं जिनके द्वारा हमें सिग्नल प्राप्त होते हैं, तो उन रेडियो तरंगों की अगर फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती जो है वो कम से कम अगर 800 किलो हर्ट्ज होती है तब भी वहां पर ट्यूनिंग हो जाती है, यानी वहां पर हमें परफेक्ट सिग्नल मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। और यदि आवर्ती 1200 किलो हर्ट्ज तक होती है तो वहां तक हमें सिग्नल प्राप्त होते रहते हैं। रेडियो के अंदर जो एलसी परिपथ बना हुआ है जिसमें एक प्रेरक कुंडली और एक संधारित्र जुड़ा हुआ है, जिनके मध्य हम जानते हैं कि दोलन होते हैं। तो वहां पर जो दोलनों की आवर्ती होगी जिसे कि मुक्त दोलनों की आवर्ती हम कहते हैं, तो उन मुक्त दोलनों की आवर्ती और रेडियो तरंगों की आवर्ती अगर बराबर हो जाती है तो उसे हम समसंवरित करना कहते हैं, यानी उस समय ट्यूनिंग हो जाती है और हमें परफेक्ट सिग्नल प्राप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं। हमें सिग्नल परफेक्ट कब मिलेंगे? जब न्यूनतम आवर्ती दे रखी है कि हमारे पास 800 किलो हर्ट्ज है तो हमें यहां पर सिग्नल मिल जाएंगे। और मैक्सिमम कब तक मिलेंगे? वो 1200 किलो हर्ट्ज तक। तो हमें यहां पर साथ में ये भी दे रखा है कि जो एलसी परिपथ उस रेडियो में बना हुआ है उसका स्वप्रेरकत्व का मान तो हमें दिया गया है। तो यहां पर हमें ये पूछा गया है कि जो संधारित्र वहां पर लगाया गया है उस संधारित्र की जो धारिता होगी उसकी कितनी रेंज रखी जाए कि हमें 800 किलो हर्ट्ज वाली आवर्ती भी मिल सके और 1200 किलो हर्ट्ज वाली आवर्ती भी मिल सके। यानी हमारे पास 800 किलो हर्ट्ज से 1200 किलो हर्ट्ज की रेंज हमें लगातार मिलती रहे कि वहां पर उसकी आवर्ती और कैपेसिटर की धारिता कितनी रखी जाए कि इस एलसी दोलन की आवर्ती बराबर हो जाए ताकि वहां पर ट्यूनिंग हो सके। तो हमें यहां पर यह पता चल चुका है कि एलसी दोलन के जो मुक्त आवर्ती होगी उसकी फ्रीक्वेंसी अगर रेडियो सिग्नल की आवर्ती के बराबर है तब हमारे पास यहां पर समसंवरित की कंडीशन प्राप्त होगी। तो इसका मतलब उस अवस्था में हमारे पास रेजोनेंस की अवस्था प्राप्त होगी, यानी अनुनाद की अवस्था प्राप्त होगी। और अनुनाद की अवस्था में हम आवर्ती का जो मान होता है वो हम जानते हैं कि कोणीय आवर्ती उसकी होती कितनी है। तो कोणीय आवर्ती का मान हम जानते हैं, जिसे मैं ओमेगा नोट से दर्शा देता हूं। उसका मान होता है 1/√LC। हमें C का मान यहां पर प्राप्त करना है। तो ओमेगा नोट बराबर हम जानते हैं 2 पाई न्यू होता है। तो हमें जो वैल्यू दे रखी है उसको हम यहां पर नोट कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो हमें दे रखा है एक तो आवर्ती फर्स्ट की अगर हम बात करें कि इसकी मिनिमम कितनी रहने वाली है, जिसे मैं न्यू 1 से दर्शा देता हूं या F1 से दर्शा देता हूं, जिसकी वैल्यू हमारे पास में है 800 किलो हर्ट्ज, जिसे मैं लिख सकता हूं 8 × 10⁵ हर्ट्ज, क्योंकि किलो की जगह मैं 10⁵ लिख सकता हूं और 2 पावर ये हो जाएंगी तो टोटल हो जाएंगी 10⁵। दूसरी आवर्ती जो हमें दे रखी है वहां पर 1200 किलो हर्ट्ज दे रखी है, जिसे मैं न्यूटन से दर्शा देता हूं 1200 किलो हर्ट्ज, जिसे मैं लिख सकता हूं 12 × 10⁵ हर्ट्ज। ठीक है, तो आवर्ती रेंज हो गई 800 से 1200 किलो हर्ट्ज तक। इस आवर्ती रेंज के लिए हमें धारिता का मान ज्ञात करना है, क्योंकि L का मान तो हमें दिया गया है। तो L तो हो गया फिक्स। तो अब हमारे पास में C की रेंज हमें यहां पर पूछी गई है। तो हमारे पास में स्वप्रेरकत्व भी दिया गया है। स्वप्रेरकत्व हमारे पास में है L बराबर 200 माइक्रो हेनरी, जिसे मैं लिख सकता हूं 200 × 10⁻⁻6 हेनरी, या जिसे मैं लिख सकता हूं 2 × 10⁻⁻4 हेनरी। क्लियर है? तो हमें ज्ञात करना है धारिता की प्रास, यानी संधारित्र कितनी धारिता का यूज करें। तो हमें ज्ञात करना है C1 व C2 का मान। ठीक है, ये हमें यहां पर ज्ञात करना है। समझ में आ चुका होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो अब हमारे पास में इसकी रेंज अगर हम बनाएं तो उससे पहले हम इसको थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो यहां से हमारे पास में पॉइंट हम यूज करेंगे अनुनाद की अवस्था में। अनुनाद की अवस्था हमें कब प्राप्त होगी? जब जो सिग्नल हमें मिल रहे हैं यानी रेडियो तरंगों की आवर्ती
इस LC दोलन की मुक्त दोलनों की आवर्ती की अगर बराबर हो जाती है तो वहां अनुनाद की अवस्था होगी। अनुनाद की अवस्था में वहां पर धारा मैक्सिमम होगी और मैक्सिमम वहां पर सिग्नल प्राप्त हमें हो जाएगा। तब हमारे पास हम जानते हैं ओमेगा नोट बराबर होता है 1/√LC। हमें यहां पर C को बाहर करना है, इसलिए मैं इसका वर्ग कर देता हूं। तो यहां पर हो जाएगा ओमेगा नोट स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा LC। C हमें निकालना है तो ओमेगा नोट जाएगा नीचे, तो हमारे पास में आ जाएगा C इस साइड में। यहां पर हो गया ओमेगा नोट स्क्वायर L। तो हमारे पास ओमेगा नोट बराबर हम जानते हैं 2 पाई न्यू है। होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, पाई का हो जाएगा पाई स्क्वायर, न्यू है तो न्यू स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में हमारे पास में क्या है L। अब आपको फर्स्ट ज्ञात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी 800 किलोहर्ट्ज के लिए। तो फर्स्ट हमारे पास में C1 हो जाएगा, जिसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। यहां पर हो गया 1, यहां पर देखिए 4, यहां पर हो गया पाई स्क्वायर। यहां पर L का मान दोनों ही कंडीशनों के लिए फिक्स है, इसलिए L हम आगे ले लेते हैं, और यहां पर हो गया न्यू 1 स्क्वायर। अब हमारे पास L और न्यू की वैल्यू दी गई है, वैल्यू पुट कीजिए। तब हमारे पास जो मान आता है उसको देखते हैं। यहां पर हमारे पास में है 1, 4 की जगह 4, पाई का मान 3.14 भी यूज कर सकते हैं या 22/7 भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं लिख लेता हूं 22/7। 7 को मैं ऊपर भेज देता हूं तो ये 7 ऊपर, दूसरा 22 इसका भी बटा ऊपर। L का मान हमारे पास में है 2 गुणा 10 की पावर -4, 2 गुणा 10 की पावर -4। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, न्यू 1 का मान जो है वो हमें दे रखा है 800 किलोहर्ट्ज। कंप्लीट हमारे पास में है 8 गुणा 10 की पावर 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से 4, 22, 22 और 2 इनको कर लीजिए मल्टीप्लाई, यानी हमारे पास 22 और 22 को अगर हम गुणा करते हैं तो 484 आता है। उसको 4 से गुणा करेंगे, फिर 2 से गुणा करेंगे, तो इनको कंप्लीट गुणा करने पर हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त होती है वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। आपको सिर्फ गणना करनी है। ऊपर हमारे पास में आ जाता है 49 यानी 49, और अब इन वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तब इनका मान हमारे पास में आ जाता है 3872 यानी 3872 और 10 की पावर -4। आगे हमारे पास में है 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा और 10 की पावर 10 हो जाएगा। सेकंड इसी प्रकार से हम यहाँ पर न्यू2 का मान लिखेंगे तो उसमें हमारे पास सिर्फ क्या चेंज होगा, 8 की जगह अब की बार हम कितना पुट करेंगे, 12 पुट कर देंगे तो हमारे पास वही मान आ जाता है। इसका मतलब ये जो मान यहाँ तक का है ये मान तो दूसरी पॉइंट के लिए भी सेम रहने वाला है। यानी हमारे पास 49 में हम भाग दे लेते हैं 3872 का, फिर जो भी मान आएगा उसमें 64 का भाग और देते हैं, तब हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाता है। यहाँ 10 की पावर 10 और यहाँ 10 की पावर -4 है, तो हमारे पास 49 में अगर हम 3872 का भाग दे लेते हैं तब हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों इसकी वैल्यू आ जाती है 0.01265। 49 में 3872 का अगर हम भाग देते हैं तब की स्थिति, भाग देते हैं 64 का, हमारे पास बच गया 10 की पावर प्लस का 6, ऊपर अगर भेजते हैं तो बन जाता है 10 की पावर -6। तो अब हमारे पास अगर इस वैल्यू में हम 64 का भाग देते हैं, यहाँ पर डिजिट और भी आएंगी उसको हमने छोड़ दिया है, 64 का अगर हम भाग देते हैं तब हमारे पास फाइनल इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा C1 बराबर 197.7 और पावर्स में 10⁻⁻6 भी आएगा। एक पावर्स ऑलरेडी हमारे पास में 10⁻⁻6, यानी इसमें 64 का भाग देंगे, पॉइंटों में मान आएगा, पॉइंटों को चेंज कर लिया हमने, 3 पॉइंट और एक्स्ट्रा आएंगी। 3 पॉइंट हमने इसको किसका दिया है तो -6 मैंने लगा दिया है, -6 पावर में पहले से है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ C1 बराबर समथिंग, अगर मैं इसको लिखूं तो 198 मैं इसको लिख सकता हूं और 10⁻⁻12 फेरेड लिख सकता हूं, या मैं इसको C1 बराबर लिख सकता हूं 198 पिको फेरेड।
यानी ये धारिता की रेंज हमारे पास में 198 आ जाती है एक तो। सेकंड, अब हम देखेंगे कि दूसरी वैल्यू क्या होगी उस धारिता का मान। सेम इसी तरीके से निकलेगा C2 बराबर 4 पाई स्क्वायर L न्यू टू स्क्वायर, यानी बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना। 8 की जगह अब की बार हमें कितना पुट करना है 12, तो यहाँ पर 12 का होल स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, यानी इस वैल्यू में हमें भाग देना है 64 की जगह 144 का। और जब हम इसका भाग देंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 87 पॉइंट समथिंग, यानी ये मान हमारे पास हो जाएगा 198 से 87 पॉइंट समथिंग। इतने पिकोफेरेड में अगर हम कैपेसिटेंस चेंज करते हैं तब वहां पर आवर्ती की रेंज इतनी होगी और उस समय वहां पर परफेक्ट सिग्नल प्राप्त होंगे। यहां तक कर लीजिए आप इसको नोट। फिर देखते हैं इसका सेकंड भाग। अब हम इसका सेकंड भाग देख लेते हैं जो सेम इसी तरीके से होगा। तो यहाँ हमारे पास C2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर L न्यू टू स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी कंप्लीट है 0.01265 और 10⁻⁻⁴ ये इसकी वैल्यू रहने वाली है। तो यहाँ से इन तीनों की जगह मैं पहले से ही वैल्यू पुट कर लेता हूँ 0.01265। इसके आगे डिजिट और भी होती है, मैंने वहाँ पर छोड़ दिया है। और 10⁻⁻⁴ भी रहने वाला है, वो जाएगा ऊपर, तो 10⁻⁴ हो जाएगा 4 प्लस का न्यू2 का जो मान है वो हमारे पास में है 12 गुणा 10⁵ का होल स्क्वायर। इसको हल करते हैं तब हमारे पास में 0.01265 10⁻⁴, यहाँ से हमारे पास 144 10⁻10 बनने वाला है। यहाँ से हमारे पास 10⁻6 नीचे बचेगा, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर इसमें डिवाइड करते हैं तब हमारे पास आंसर आ जाता है 87.88 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड करने पर, और 10⁻⁻6 बचेगा इनका, तो कंप्लीट आ जाता है 87.88 पिकोफेरेड। ये हो जाता है C2 का मान। तो धारिता हमारे पास चेंज होगी 87.88 से लगभग 198 पिकोफेरेड तक। तो हमारे पास धारिता जो चेंज होने वाली है वो 87.88 पिकोफेरेड से 198 पिकोफेरेड तक चेंज होगी। अगर हम धारिता का मान 87.88 से 198 पिकोफेरेड तक चेंज करते हैं और आवर्ती का मान अगर 800 किलोहर्ट्ज से 1200 किलोहर्ट्ज रहता है, एल का मान अगर 200 माइक्रो हेनरी है, तो उस स्थिति में हमारे पास रेडियो तरंगों की आवृत्ति और एलसी दोलनों की आवृत्ति बराबर हो जाएगी और वहां पर हमें परफेक्ट सिग्नल प्राप्त होगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। नोट कर लीजिए आप इसको यहाँ तक। नेक्स्ट में देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो रहा है। अन्य दोस्तों को आप जरूर सेंड कीजिए।